हेलो, गुड यस मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग मैम। उस दिन हम लोग क्या काव्य का पढ़ चुके थे ना, काव्य स्टार्ट किए थे यस ना। मैम। यस काव्य का मैम। अभी तक फर्स्ट चैप्टर हुआ है ना, यस मैम। और गद्य में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी सेकंड मैम। चैप्टर है हमारा है राम वृक्ष बेनीपुरी, इनके राइटर हैं। चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत, ठीक है। देखो, इनके यस मैम। राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में थोड़ा जानते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म इनका हुआ था यस मैम। 1899 में, ठीक। हाँ, इनके माता पिता का बचपन का नाम था माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। यस मैम। और इन्होंने 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। और 1968 में इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई, ठीक। ये है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय। इन्होंने क्या यस किया मैम। था, ये कई बार जेल भी गए थे, ठीक है। आंदोलन में जब जुड़े तो ये उसके बाद जेल भी गए। इनकी यस रचनाएं मैम। थी तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। अब स्टार्ट, इन्हें क्या कलम का जादूगर भी कहा जाता था। मुख्य इनकी बात क्या थी, इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता था, ठीक। अब चैप्टर पढ़ने स्टार्ट यस करते मैम। हैं। इन्होंने चैप्टर बाल गोविंद भगत लिखा है, ठीक। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता है। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और बहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीदारी भी की थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों को पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते,
किसी की चीज छूते ना, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उन सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाती, जो उनके घर में 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वहां दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर और प्रसाद रूप में से जो उन्हें मिलता उस पर उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। यहाँ पे कौन कह रहा है? रामवृक्ष बेनीपुरी इनके बारे में बता रहे हैं, बाल गोविंद भगत के बारे में बता रहे हैं। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते हैं, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी हरे भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल सा घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवैया चल रही, मतलब ठंडी हवा चल रही। ऐसे ही समय अब आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार से कर उठी, यह क्या, यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथले अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबंद खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते, मेड़ पर खड़ी औरतों के ओंठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगती हैं। ठीक है, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत या जादू या क्या है ये नहीं उनको पता है कि या उनका संगीत है कि उन्हें उनका जादू है। भादों की वह अंधेरी अंधरतिया अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरू की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकी। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियावा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती चिहुक उठती उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देती। अरे अब सारा संसार ने इस सभा में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जगा जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जाग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर बैठते और अपने गाने टर्राने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ के उस दांत किटकिटाने वाली भोर में थी, उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था।
अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। ठंडी में क्या होता है, ये सुबह क्या बहुत देर से होता है, तो यहीं पे वो बता रहे हैं। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। वह रहस्यमय वातावरण में एक पुष्प की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते कि उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी, शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसान जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती थिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। बहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है, उसकी खबर रखने लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे के आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वहां कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। तुलसी दल मतलब तुलसी की पत्ती। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में बहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी बहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। विरहानी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गया, किंतु नहीं, वह कुछ कह रहा था, उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, बहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, बहू के भाई को बुलाकर उसके साथ विदा कर दिया, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। इधर बहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा।
बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। यहाँ पर बहू अपने ससुर मतलब बाल गोविंद भगत जी से कह रही है कि आप मुझे विदा कर देते हैं, जाने को कहते हैं, तो आप ये सेवा कौन करेगा। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तो जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी को क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संभल लेने को क्या हक। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी भी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना। दिन दिन खिंचने लगे, मतलब बीतने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाएं, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। इस चैप्टर में यहाँ बताया गया है कि राम वृक्ष बेनीपुरी जो है, और राम वृक्ष बेनीपुरी लेखक हैं, और बाल गोविंद भगत एक व्यक्ति हैं जो खंजरी मतलब जिससे गाना बजाते हैं, एक होता है, ठीक है। तो म्यूजिक का ही एक वो होता है, पार्ट होता है, तो बजाते हैं अपने चौथरे पे, मतलब कि अपने घर के जहाँ उनका बैठने का था वहां बजाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, वो बजाते हैं, वो गाना गाते रहते हैं हमेशा, ठीक। तो एक दिन उनका बेटा बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ जाता है, लेकिन उनके घर को कोई पूछने नहीं चाहता कि उनका बेटा कैसे बीमार पड़ा। तो फिर एक दिन उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है, तो उनके बेटा तो वहां लेटा रहता है, सफेद कपड़ा ओढ़ाया जाता उसपे, और वो बाल गोविंद भगत थे, वो फूल तोड़ते थे और फूल को सेवा मतलब पानी वानी देते थे, अपनी खेती बाड़ी करते थे। तो उसी से कुछ फूल तोड़ के लाए थे जो उसके कपड़े पे रखे थे, और वो गाना वैसे ही गा रहे थे जैसे अपने वहां चौथरे पे गाते हैं। और उसकी जो बहू थी, बाल गोविंद भगत की बेटी की जो पत्नी थी, तो बाल गोविंद भगत की बहू हुई, तो वो क्या करते थे, उनके पास भी कभी कभी जाते और उनसे कहते कि यहाँ रोने का वक्त नहीं है, यहाँ उत्सव का वक्त है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। तो उसकी बहू भी, और उसका बेटे का क्रियाक्रम था, तो अपनी बहू से ही कराते हैं। फिर उसके बाद जब क्रियाक्रम हो जाता है, तो उस बहू के भाई को जब क्रियाक्रम हो जाता है, तो उसके जो बहू का भाई था उसको बुलवाते हैं घर पे, और उससे कहते हैं कि इसको अपने घर ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर देना। मतलब कहते हैं क्योंकि उनका बेटा तो मर जाता है, तो उसके भाई से कहते हैं कि इसको अपने घर ले जाओ, इसका विवाह किसी दूसरे से कर देना। तो उसकी बहू कहती है कि पिताजी, अगर मैं आपको छोड़ के चली जाती हूँ, फिर आपकी सेवा कौन करेगा, जब आप बीमार पड़ेंगे तो आपको पानी कौन देगा। तो ये जो बाल गोविंद भगत थे, वो अपनी बहू से कहते हैं, उनकी आखिरी यही शर्त है कि तुम अपने घर चली जाओ, दूसरे से विवाह तुम कर लो।
तो उसकी बात को वो टाल नहीं सकती थी, अपने पिताजी की बात को टाल नहीं सकी और वो घर अपने चली जाती है। और बाल गोविंद भगत ऐसे ही खजड़ी लिए गाना गाते रास्ते भर और कभी अपने घर में, तो एक समय बाद उनका बुढ़ापा आ जाता। जब बुढ़ापा आता तो उनके जो पास पड़ोस के थे लोग, वो कहते हैं कि अब आप आराम कीजिए क्योंकि आपकी बहुत ही उम्र हो गई है। और एक समय बाद देखते हैं कि वो बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? समेत क्लियर हुआ ये चैप्टर? बोलो। समझ में आ गया? तो फिर ठीक है, ये इस चैप्टर में है। ठीक है, तो फिर इसके बाद धीरे धीरे ये कहानी खत्म हो जाती है। वो वहां पे लास्ट में देखते हैं तो सिर्फ उनके पंजर पड़ा रहता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डे पे चैप्टर स्टार्ट करते हो, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, थैंक यू क्लास।